बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले हम कैपेसिटर की वर्किंग के बारे में जो है डिस्कशन कर चुके हैं और उसमें हमने ये भी देखा कि कैपेसिटर जो है जब उसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो वो एक एनर्जी स्टोर करता है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहा जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो ज़्यादातर सर्किट्स होते हैं उसमें कैपेसिटर के साथ एक रजिस्टर भी क्या होता है, उस सर्किट का हिस्सा होता है। इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं उनको आरसी सर्किट कहा जाता है, यानी रजिस्टर और कैपेसिटर। अब रजिस्टर जो है वो आप जानते हैं मैट्रिक में कि एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को कम करने की जो है वो कोशिश करता है। यानी रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इट इज़ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो इसका मतलब है कि ये करंट को डिक्रीज़ करने के लिए सर्किट में ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर एक सर्किट जो है वो हमने ड्रॉ किया जिसमें रजिस्टर और रजिस्टर के साथ जो है वो कैपेसिटर लगाया। कैपेसिटर का एक टर्मिनल जो है वो एक टर्मिनल एस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर एक्चुअली में एक स्विच जो है वो हम जो है मौजूद है, ठीक है। और वो एक मूवेबल स्विच है जो टर्मिनल ए के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और टर्मिनल बी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। रजिस्टर का दूसरा किनारा जो है वो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है और फ़िलहाल ये समझें कि आपने इस स्विच को टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट किया है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये इसमें ये जो बी टर्मिनल के साथ वायर लगी हुई है या कंडक्टिंग जो पास दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। यानी ये बी पॉइंट ना तो ए के साथ कनेक्टेड है ना एस के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है यहाँ पर ओपन सर्किट है और ओपन टर्मिनल में से तो कोई चार्ज जो है वो कंडक्शन चार्ज पास नहीं कर सकता। यानी यहाँ पर रास्ता ही नहीं है चार्ज के पास करने का। तो लाजमी सी बात है, होगा क्या कि ये जो बैटरी है ये इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगी। अब बैटरी डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ नहीं कनेक्टेड, दरमियान में एक रुकावट रजिस्टर भी है। तो इसका मतलब है कैपेसिटर एट वंस चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर ग्रेजुअली चार्ज होगा। और मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हो सकता है वो किसके बराबर होगा, V0 के बराबर। अगर आप कैपेसिटर की जो गवर्निंग इक्वेशन है उसको ध्यान में रखें, आपने ये पढ़ा था Q = CV। तो जब पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा तो उस वक़्त V0 के बराबर हो जाएगा, तो उस वक़्त चार्ज भी मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल ज़ीरो होगा तो उस वक़्त चार्ज भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब है जब स्टार्ट में टाइम ज़ीरो था, यानी जस्ट लाइक आपने इस स्विच को क्लोज़ करने से बिल्कुल पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज ज़ीरो था। इसका मतलब कैपेसिटर जो है न्यूट्रल था, अनचार्ज था, कोई उसमें वो नहीं थी, टाइम जो है वो ज़ीरो है। उसके बाद जैसे ही आपने स्विच को क्लोज़ किया, यानी इस एस पॉइंट को ए के साथ कनेक्ट किया, कैपेसिटर ग्रेजुअली क्या होना शुरू हो गया, चार्ज होना शुरू हो गया। और जब मैक्सिमम यानी फुली चार्ज हो जाएगा तो उस वक्त उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा जो Q0 के बराबर होगा और वो बराबर है CV0 के बराबर। अब अगर मैं चार्जिंग की जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको शो करूं, मैंने वाई एक्सिस पे चार्ज, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है इस वक्त, और एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया। मिनिमम चार्ज उसकी अमाउंट है ज़ीरो, क्योंकि जब कैपेसिटर न्यूट्रल है तो Q की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर है। और जो मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर जो है वो गेन कर सकता है, अपनी प्लेट्स पे डिपॉजिट कर सकता है, वो है Q0। तो ये मैं मैक्सिमम वाले लेवल के ऊपर ना एक डॉटेड लाइन जो है वो क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। अब अगर आप देखें कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो चार्जिंग ग्रेजुअल होती है, ठीक है। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, यानी एट वंस चार्ज नहीं हो रहा, ग्रेजुअली चार्ज होता होता वो इस लेवल के करीब जो है वो क्या करता है, पहुंचता है, ये फुली चार्ज वाले लेवल पे। अब कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन क्या होती है, Q = Q0 × 1 - e⁻t / RC। अब ये जो E है ये क्या चीज़ है, ये एक कांस्टेंट नंबर है। यानी आप फ़िलहाल सिर्फ जहन में ये रखें कि ये जो E है ना एक नंबर है और इस नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 2.71
0.82, तो ये ई की वैल्यू है। अब अगर आप यहाँ पर टी की जगह फ़र्ज़ कर लें, मैं टी की जगह पुट कर देता हूँ आर सी, तो यहाँ पर भी टी की जगह आर सी है, ओवर में भी आर सी आ जाएगा। तो उस वक़्त ये बनेगा Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर -1, क्योंकि ये आर सी और आर सी से कैंसिल हो जाएगा। ई रेज़ टू द पावर -1 यानी ई की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करें, उसकी पावर -1 करें कैलकुलेटर से, उसका आंसर आएगा 0.37। तो 1 में से जब 0.37 माइनस हुआ तो आंसर आएगा 0.63 क्यू नॉट। इसका मतलब है कि जब इतना टाइम गुजर जाएगा ना, आर सी के बराबर टाइम गुजर जाएगा, उस वक़्त कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 0.63 यानी 63% चार्ज हो चुका होगा, 63% ऑफ द क्यू नॉट। अब अगर ये ज़ीरो है, ये क्यू नॉट, इसका मतलब है ये 100% वाले पॉइंट को शो कर रहा है, ये 0% वाले। तो 100 और 0 के बिल्कुल मिड में यहाँ पर जो है कोई 50% वाला मार्क होगा। तो 50 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा होगा 0.63 इंटू क्यू नॉट। इसका मतलब है जब टाइम गुजर जाएगा 63% यानी टी इज इक्वल टू आर सी, उस वक़्त कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज हो जाएगा। इसको कहा जाता है चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, ठीक है। यानी ये जो R इंटू सी है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इसका मतलब ये है कि ये वो टाइम है जिस टाइम में कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू के 63% पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब कैपेसिटर को फुली चार्ज होने में जो है वो तो लगता है इनफाइनाइट टाइम, यानी अगर आप चाहते हैं ना कैपेसिटर फुली चार्ज हो, तो फुली चार्ज उसी वक्त होगा जब कैपेसिटर जो टाइम है टी की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, इनफाइनाइट के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन जब 5 टाइम कांस्टेंट गुजर जाते हैं, यानी ये टी इज इक्वल टू क्या है, आर सी, जब इससे 5 गुना टाइम गुजर जाएगा यानी 5 आर सी, तो उस वक्त कैपेसिटर 99.3% चार्ज हो जाता है। तो हम उसको बस कंसिडर कर लेते हैं कि ये तकरीबन फुली चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो इनफाइनाइट का मतलब तो यही है कि क़यामत तक फिर इंतज़ार करें कैपेसिटर के चार्ज होने का, ठीक है, अगर फुली चार्ज की बात करनी है आपने तो। अब एक बात ये है कि यहाँ पर आपने रजिस्टर की वैल्यू जो है वो लगाई, लेट्स सपोज मैंने रजिस्टर की वैल्यू लगाई है स्मॉल। इसका मतलब है ये करंट को इतना ज़्यादा अपोज नहीं करेगा, करंट की अमाउंट ज़्यादा होगी और करंट जल्दी से, यानी अगर करंट की अमाउंट ज़्यादा है तो कैपेसिटर को क्या करेगा, तेज़ी से चार्ज करेगा, ठीक है। इसका मतलब है फास्ट चार्जिंग होगी, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ, ये इधर से इधर, ये वाली प्लेट पॉजिटिव क्यू और ये वाली प्लेट नेगेटिव क्यू चार्ज स्टोर करेगी। तो इधर से ये करंट की डायरेक्शन है, यानी ये सर्किट में मैंने कंप्लीट लूप यानी पूरे क्लोज पाथ पे आपको करंट की डायरेक्शन शो कर दी है। फ़र्ज़ करें मैं रजिस्टर लगाता हूँ एक लार्जर वैल्यू का, अगर आर की वैल्यू बड़ी होगी तो आर और सी की प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगी। अब प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब है कि ये जो टाइम है, जिस टाइम में कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज हो रहा था, अब ये टाइम देर से आएगा। इसका मतलब है अब चार्जिंग स्लो हो जाएगी, क्योंकि रजिस्टर बड़ा लगाने का मतलब है वो करंट को कम कर देगा, इस बैटरी से कम करंट निकलेगा जो इस कैपेसिटर को क्या कर रहा होगा, चार्ज कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो ग्राफ है ये उस वक्त प्लॉट किया गया है जिस वक्त आर और सी की प्रोडक्ट क्या है, स्मॉल है। तो अगर आर और सी की प्रोडक्ट लार्ज होगी तो उस वक्त ये जो ग्राफ होगा ये कुछ इस टाइप का बन रहा होगा, यानी इसमें भी चार्जिंग होगी ग्रेजुअली, लेकिन इसके मुकाबले में कम, यानी ये इक्विलिब्रियम वैल्यू पे या मैक्सिमम वैल्यू के करीब जल्दी पहुंच रहा है। ये मैक्सिमम वैल्यू के करीब जो है वो थोड़ी सी देर के बाद पहुंचेगा, यानी कुछ टाइम जो है वो लगेगा इसको मैक्सिमम वैल्यू के करीब पहुंचने में। अगर मैं आर और सी की वैल्यू और ज़्यादा कर दूँ तो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी चार्जिंग। तो इसका मतलब है कि जितनी आर और सी की प्रोडक्ट ज़्यादा है, चार्जिंग का प्रोसेस उतना ही क्या होगा, स्लो होगा। तो ये लार्ज आर सी के वक्त ये वाला ग्राफ बनेगा, जो नीचे वाला ग्राफ बन रहा है। तब ये चार्जिंग की बात जो है वो हमने मुकम्मल की। अब दूसरी बात है डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग के लिए आपको ये वाला जो स्विच है जो ए के साथ कनेक्ट किया है, इस स्विच को बी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो ए के साथ कनेक्ट रहेगा तो बैटरी का कनेक्शन रहेगा और बैटरी कैपेसिटर को फुली चार्ज रखेगी।
तो अगर आप चाहते हैं डिस्चार्ज हो जाए तो आपको एनर्जी सोर्स हटाना पड़ेगा। इसका मतलब है खुद से एनर्जी नहीं देनी। अब आपने जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो रजिस्टर के क्रॉस ज़ाया करवानी है, यानी आपने उसको डिस्चार्ज करना है ताकि उसका चार्ज न्यूट्रल हो। तो अब हम क्या काम करेंगे, सर्किट वही वाला है, बस अब फ़र्क यह है कि कैपेसिटर पहले फुली चार्ज है। इसका मतलब है अब कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम चार्ज मौजूद है पहले से ही, ठीक है। अब ये जो स्विच है आपने इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, पॉइंट बी के साथ, और इस तरह से जो है वो कनेक्शन किया। और ये जो बैटरी है, इस बैटरी के कनेक्शन को आपने जो है वो सर्किट से रिमूव कर दिया। इसका मतलब है बैटरी का इस सर्किट में कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये इधर से अब ओपन जो है वो पाथ हो गया। अब क्या होगा, इधर से करंट फ्लो करेगा और इस साइड की तरफ मूव करेगा। तो ये आपके पास सिचुएशन आपने बता दी। अब अगर हम कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो अब हम देख रहे हैं कि जब स्टार्ट में ये स्विच बी के साथ कनेक्ट नहीं था, उस वक्त टाइम ज़ीरो था, तो कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम चार्ज था, क्योंकि कैपेसिटर हम कह रहे हैं फुली चार्ज है। तो t = 0 पे कैपेसिटर फुली चार्ज है। अब आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर डिस्चार्ज होना है। इसका मतलब है कैपेसिटर का चार्ज जो मैक्सिमम था, मैक्सिमम से कम होकर जो है वो ज़ीरो की तरफ आना है। इसका मतलब है t = 0 के ऊपर कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज Q0 की अमाउंट है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ये कैपेसिटर जो है वो ग्रेजुअली डिस्चार्ज हो रहा है। और हमने जैसे बात की कि तकरीबन 5 टाइम कांस्टेंट लगते हैं जिसमें कैपेसिटर ऑलमोस्ट फुली चार्ज हो जाता है। तो इसी तरह से डिस्चार्ज होने के लिए भी अगर आइडियली देखें तो इनफाइनाइट टाइम चाहिए कैपेसिटर को फुली डिस्चार्ज होने में, लेकिन 5 टाइम कांस्टेंट में तकरीबन जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है वो ये है, Q = Q0 e⁻⁻t / RC। यहाँ पर अगर मैं t की जगह RC पुट करूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं t की जगह क्या पुट करता हूँ, RC पुट करता हूँ, तो ये बन जाएगा Q = Q0 e⁻⁻1, क्योंकि t की जगह RC आएगा तो RC से कैंसिल हो जाएगा। और e⁻⁻1 अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था वो होता है 0.37, तो यहाँ पर 0.37 मल्टीप्लाइड बाई Q0। इसका मतलब है कि जब इतना टाइम गुजरेगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये वाला निशान बना लेता हूँ 0 से, तो उस वक़्त कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज की अमाउंट बाकी बचेगी वो होगी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 37% ऑफ Q0। तो ये बन गया 0.37 Q0। तो आपने यहाँ पर टाइम कांस्टेंट को डिफ़ाइन किया। ये वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% तक चार्ज हो जाता है। अब आप दोबारा से अगर टाइम पीरियड या टाइम कांस्टेंट को डिफ़ाइन करें तो अब आप डिफ़ाइन करेंगे कि ये वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू से डिस्चार्ज होकर 37% रह जाता है। तो अब यहाँ पर 63 का फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर 37 का फैक्टर आ रहा है। तो हालांकि टाइम तो दोनों में कितना गुजरा है, RC, यहाँ पर भी टाइम है RC। तो इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल बात है। यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, चार्जिंग में उसने 0 से चलना था और Q0 पे पहुँचना था। जब एक टाइम कांस्टेंट यानी R/C इतना टाइम गुजरा तो उस वक़्त कैपेसिटर 0.63 यानी 63% वाले लेवल पे पहुंच गया था। यानी ये वो ड्यूरेशन है जिसमें कैपेसिटर 0 से 63 पे पहुंचा। अब जब डिस्चार्जिंग हो रही है, अब सिचुएशन उल्ट है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब कैपेसिटर ने मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की तरफ आना है, यानी Q0 से 0 की तरफ आना है। अब Q0 से 0 की तरफ आते आते ये जब एक टाइम कांस्टेंट गुजरा तो ये कहाँ पर पहुँच गया, 0.37 पे, यानी इधर से लेके इधर तक जो टाइम है वो कितना है। तो यहाँ पर 0 से 63% पे पहुँचा। इसका मतलब है इनिशियली वो था 0% पे और फाइनली यानी जब एक टाइम कांस्टेंट गुजरा तो वो 63% पे पहुँच गया। इधर देखें वो फुली चार्ज था। फुली चार्ज का मतलब है वो 100% पे था। और जब डिस्चार्ज होता होता एक टाइम कांस्टेंट गुजरा तो वो 100 से 37 पे आ गया।
तो अब आप देख लें 63 और 0 का डिफरेंस कितना होता है 63%। 100 और 37 का डिफरेंस कितना होता है 63%। तो इसका मतलब है चार्जिंग में वो 0 से 63 पे पहुंचता है, डिस्चार्जिंग में वो 100 से 37 पे पहुंचता है। तो फ़र्क उतना ही है जितना यहाँ पर है, वही चीज़ यहाँ पर है। तो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आर की वैल्यू स्मॉल है, इसलिए कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। यानी जैसे हमने कहा था ना, आर की वैल्यू स्मॉल होगी तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा, तो इसी तरह से आर की वैल्यू स्मॉल होगी तो कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर जो है समझें आर सी की जो वैल्यू है वो है स्मॉल। अगर आर सी की वैल्यू लार्ज कर दें तो कैपेसिटर डिस्चार्ज ज़रूर होगा, लेकिन पहले के मुकाबले में स्लोली। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर सी की लार्जर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें इसमें 37 तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो ये है, इस वाले ग्राफ में 37% तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा ना वो ये होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब है यहाँ पर आर सी की वैल्यू जो है वो लार्ज है इधर के मुकाबले में, ठीक है। तो ये कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात हो गई। अब एक जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है जिसको हमने एक एग्जाम्पल की शक्ल में क्या करना है, सॉल्व करना है, जो आपके जहन में होगा कि यहाँ पर रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, सी कैपेसिटेंस है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, का मतलब ये भी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और ये भी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो टाइम के बराबर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल 12.6 को जो है वो देखना है। द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ ए आर सी सर्किट इज़ टी इज़ इक्वल टू आर सी। अब वो कहता है वेरीफाई करें, वेरीफाई दैट एन ओहम्स टाइम फैरेड। आप रेजिस्टेंस का यूनिट जानते हैं ओहम है, और सी कैपेसिटेंस का यूनिट आप जानते हैं फैराड है, आपने पढ़ा अभी, इज़ इक्विवेलेंट टू सेकंड। तो इसका मतलब है ओम को जब फैराड से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है एग्जाम्पल 12.6 में। तो वो हम जो है वो इसके साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल है 12.6। सबसे पहले देख लें असल में हम करना क्या चाहते हैं, हम ये चीज़ प्रूफ करना चाहते हैं। V इज़ इक्वल टू I इंटू आर। तो ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, V की वैल्यू। ओहम्स लॉ मैंने यहाँ पर लिखा है। I का मतलब है करंट। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो होता है उसको करंट कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आप R की वैल्यू निकालें इस वाली इक्वेशन से, R इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, V ओवर I आ जाएगा। I की जगह आप Q ओवर T पुट करते हैं, यानी Q डिवाइडेड बाय T। तो ये जो न्यूमिनेटर में T है, डिनोमिनेटर में सॉरी, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा V इंटू T ओवर Q। ये इक्वेशन नंबर 1 आपका है। रेजिस्टेंस की वैल्यू का मसला हल हो गया। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस। आपने ये इक्वेशन कैपेसिटर के टॉपिक में पढ़ी, Q इज़ इक्वल टू सी वी। यहाँ से अगर आप C की वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर आ जाएगी, Q ओवर V। ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करें। जब आप दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो वो आ जाएगा R इंटू सी। R की वैल्यू क्या होती है, V इंटू टी ओवर Q, और C की वैल्यू होती है Q डिवाइडेड बाय V। तो Q Q से कैंसिल हो गया, V V से कैंसिल हो गया। तो R इंटू सी किसके बराबर आ गया, T के बराबर। R रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम। C कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का यूनिट हो गया फैराड। T टाइम है, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसका मतलब है कि R इंटू सी जो है वो किसके बराबर होता है, T के बराबर। और ओम इंटू फैराड जो होता है वो सेकंड के इक्वल होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक और ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर नंबर 12 का। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।